कि भाई ये जो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है पेपर पे, ये क्या बहुत है कि कम है। जब हम लोग गलत ट्रेड में बैठे रहते हैं तो अपना दिमाग नहीं चलता, फिर हम लोग उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि नहीं हम सही होंगे, कल हम सही होंगे, कल हम सही होंगे, और फिर उस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं। 6-8 महीने बाद बाजार ने फिर एक टॉप बनाया, वहाँ से थोड़ा बहुत गिरने लगा। मैंने बोला यार फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हैं। वहाँ से एक विनिंग स्ट्रीक जो मेरा शुरू हुआ, अगले 13 महीनों में वो 20-25 हज़ार रुपये हैं, वो करीब 20 लाख के करीब हो गए। तो इंट्राडे ट्रेड करोगे ऑप्शन में और 20 रुपये में लेके 22 रुपये में बेच दिया, जबकि 20 का आप 40 में बेच सकते हो। तो मेरी शुरुआत जो हुई, सबसे पहले मैंने जो जॉब किया उसके पहले के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि निवेश करना तो मैंने शुरू में ही कर दिया था। 1992 में सबसे पहले मैंने सोचा चलो आईपीओज़, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया और एटीवी प्रोजेक्ट्स करके एक कंपनी थी, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, जो चीज़ शायद किसी को या मुझे भी उस समय पे थोड़ी बहुत जो समझ में आई प्रॉस्पेक्टस से। तो जब ये निवेश किया, और उस समय पे काफ़ी मुश्किल थी कि 2-3 महीने बाद आपको पता चलता था कि आपके पास वो शेयर्स आए हैं कि नहीं आए हैं, और फिर उसको आप बेचने जाते हो तब तक वो भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो पूरा एक एक्सपीरियंस था उससे मैं थोड़ा पुट ऑफ हो गया। और उस समय आईपीओ का एक बूम था, मतलब हफ्ते में 10, 12, 15 आईपीओज आ जाते थे, और कई की लिस्टिंग्स ऊंचाइयों पे होते थे, बट जो ऊंचाइयों पे होते थे उनके आपको शेयर नहीं मिलते थे क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो जाते थे। तो इवेंचुअली मैंने ये सीखा कि जो कई शेयर्स हैं ओवर सब्सक्राइब होकर ऊंचाई पे लिस्ट ज़रूर हो जाते हैं, बट वहाँ से फिर घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, और इवेंचुअली आपके पैसे बनते नहीं हैं। तो मेरा वो फर्स्ट एंड लास्ट आईपीओ इन्वेस्टमेंट हो गया, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शेयर बाज़ार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही करूं और इसके बारे में सीखूं। तो मैंने जॉब ज्वाइन किया दलाल स्ट्रीट जर्नल में 2,500 रुपये से एज ए एनालिस्ट। तब सिर्फ ग्रेजुएट था उस ज़माने पे, शायद वो पैसे तब भी कम थे। आज के ज़माने से इट माइट साउंड लाइक कि कुछ भी नहीं है। उसमें से आप सोचिए पीएफ और सब कट के हाथ में कुछ 1500-1600 रुपये आते हैं। उसके बाद आप रेलवे का पास निकालते हो, बचते कुछ ही पैसे हैं। लोग सोचेंगे आसान लाइफ रही होगी, बट शेयर बाज़ार में काम करते हुए दलाल स्ट्रीट जर्नल के मैं कई इंटरव्यूज़ लेता था बड़े बड़े निवेशकों का, और वो सब समय पे बहुत बड़ी मुश्किल एक होती थी कि मुझे जूते चाहिए, और जूते आते थे 800 रुपये के, सस्ते से सस्ते। तो आप सोचिए आपकी पूरी इनकम जो है ये छोटी मोटी चीज़ों में निकल जाती थी। तो ये बहुत बड़ा एक थॉट रहता था, बट आप कैसे पैसे कमाओ, तो ये इसी चीज़ के लिए, तो निवेश के लिए हम लोग आए हैं। तो छोटा जो इन्वेस्टर है वो भी कुछ कुछ इसी तरह सोचता है, चाहे उसके पास पैसे उससे भी थोड़े ज़्यादा हों। अगर आप 10, 20, 30 हज़ार भी अगर कमा रहे हो, एंड ऑफ द डे आप ये सोचते हो कि मैं इससे ज़्यादा कैसे कमाऊँ, मेरे जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, मुझे घर खरीदना है, मुझे शादी करना है, ये सब कैसे अचीव होंगे। तो जो शुरुआत में हम लोग स्पेकुलेशन के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, और मैंने कुछ उससे अलग नहीं किया। चाहे मैं बाज़ार के बारे में स्टडी कर रहा था, बट हम लोग स्पेकुलेट करते हैं कि चलो शॉर्ट टर्म में ये खरीद लें, 1-2 महीने में ऊपर जाके बिक जाए तो कुछ पैसे बन जाएं। और उल्टा शॉर्ट साइड पे भी फिर मैंने कुछ अटेम्प्ट्स किए जो कि बहुत ही बुरे पड़े। तो ट्रेडिंग जो है, पूरी नॉलेज के बगैर जब आप शुरुआत करते हो तो बाज़ार आपको कई बार बार नीचे बैठा देता है। तो कई सालों बाद जब मैंने पूरा साइंस मार्केट का गैदर किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मैंने फिर सबसे पहले जो एक विनिंग स्ट्रीक बाज़ार में है उसके बारे में बताऊंगा। बट मैं एक लेसन भी इधर बताता हूँ कि जब आप पूरी मेहनत से सब सीख लेते हो, चाहे आप किसी मेंटर को फ़ीस दे के या किसी टीचर को फ़ीस दे के आप क्लासेस अटेंड कर लो शेयर बाज़ार के बारे में, या किताबें पढ़ लो, ये आपने कर लिया, आपकी नॉलेज पूरी हो गई, आपको लगता है कि हाँ अब मैं सब जानता हूँ, अब मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आप बाज़ार में आओगे तो उसके बाद एक सेकेंड ट्यूशन फ़ीस आपको देनी पड़ती है, और ये सेकेंड ट्यूशन फ़ीस आप बाज़ार को देते हो। तो बाज़ार को ट्यूशन फ़ीस दोबारा देने का जो काम है, इसके लिए मेंटली तैयार रहिए। बाज़ार भी आपसे फ़ीस लेगा। आप सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप कितनी फ़ीस देना चाहोगे, हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में, ये आप तय करते हो, क्योंकि आप किस हद तक उसमें उलझ जाओगे वो आपके ऊपर है, बट फ़ीस तो ज़रूर देनी पड़ेगी। और इसका कारण ये है कि एक जो सब्जेक्ट है जो हम लोग को हिट करता है वो है बिहेवियरल फाइनेंस। इस सब्जेक्ट के बारे में बात कम करी जाती है, बट यही सब्जेक्ट है जो हमें उभर के बाहर निकल के आने देता है, और जिससे हम लोग एक्चुअल सक्सेस पाते हैं। क्योंकि मैंने नॉलेज तो पूरी गेन कर ली कि हाँ मुझे चार्ट्स भी पढ़ना आ गया, मुझे बैलेंस शीट पढ़ना आ गया, मैं इकोनॉमिक्स समझ गया, बट जब हम एक्चुअल सौदा मारते हैं तो हम कई गलतियां करते हैं जो कि इमोशनल और बिहेवियरल हैं।
और इनके कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि रीसेंसी बायस, सबसे हमारे जो समय के हिसाब से सबसे पहले जो इवेंट हुआ है वो हमारे मन पे हावी होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैंने शेयर का भाव गिरते हुए देखा, वो 100 रुपये से 80 रुपये हो जाए, जब 80 रुपये से वापस 100 होता है तो हमें लगता है हाँ 80 रुपये तो बहुत अच्छा भाव था खरीदने के लिए। ये हमारा बायस है, हमारा बायस है भाव देखने का, कि हमने उसको 80 तक देखा इसलिए 80 रुपये अच्छे खरीदने का भाव है। तो ये बायसेस जो हैं मन में जब बैठते हैं तो हम इनके साथ ही एक्ट करते हैं। अब इसका उल्टा देखिए, मेरे पास 100 रुपये में मैंने एक शेयर खरीदा, वो 80 तक गिरा, मेरा नुकसान हुआ। उसके बाद जैसे 100 रुपये पे आता है हम बेच देते हैं कि भाई बहुत हो गया, निकल जाओ, नहीं तो फिर से 80 हो गया तो नुकसान हो जाएगा। सो इसी तरह क्योंकि हमें अब दिखने लगा कि 80 रुपये भी हो सकता है, तो 100 रुपये हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं और हम गलती से फिर उसी चीज़ को निकाल देते हैं और निकालने के बाद वो 100 से 120 हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंसेस हर इन्वेस्टर के और हर ट्रेडर के हो चुके हैं। तो ये जो इमोशनल बिहेवियर्स हैं हमारे, इनको ओवरकम करने में हम लोग काफ़ी पैसे भरते हैं क्योंकि लॉसेस होते हैं। इसमें ईगो भी आता है क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं, हम हमारे काम में तो 100% कर रहे हैं, हमारे धंधे में हमें हर साल पैसा आ रहा है, तो हम अगर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं तो ये भी सही जाने ही वाला है क्योंकि हम बहुत अक्लमंद हैं। और बाज़ार फिर हमें अक्लमंद ठहराने से अलग कर देता है, बताता है कि नहीं आप इतने अक्लमंद नहीं हो, आपको और जानकारी की ज़रूरत है बाज़ार के बारे में। तो ईगो, इमोशनल प्रॉब्लम्स, रीसेंसी बायस, मेंटल अकाउंटिंग, ऐसे कई टॉपिक्स के बारे में है ये पूरा सब्जेक्ट। और ये चीज़ें जो हैं अगर मैं आपको पढ़ा भी दूँ तो भी आप ये गलती करने वाले, इसलिए मैंने बोला बाज़ार में आके जब आप ये गलतियाँ करोगे और आप सीखोगे और अपने आप को संभालोगे और ये समझोगे कि जो 10 ट्रेड होते हैं उसमें से जब 4 गलत होते हैं, तो जब 4 गलत होते हैं और आप अपने आप को कैसे संभालते हो, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ जब 6 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं एक के बाद एक, तो आप उन चीज़ को कैसे संभालते हो? क्योंकि आपके जो विनिंग ट्रेड्स हैं उनको राइड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के बुक में देखोगे, आप देखोगे कि उसके 2-3 ऐसे ट्रेड्स थे जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे आए। वो हर ट्रेड में बड़े पैसे नहीं बनते हैं, वो 2-3 ऐसे ट्रेड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा पैसे बनने के लिए अपने विनिंग ट्रेड को वो खड़े रखते हैं, पकड़े रहते हैं जब तक कि वो ट्रेड चल रहा है और ख़त्म नहीं होता है। पकड़े रहना और इंतज़ार करना भी एक बहुत बड़ी सीख है लोगों के लिए। पेशेंस, कि हाँ जो चीज़ सक्सेसफुल है उसको चलने दो, और मेंटल एजिलिटी कि जो चीज़ गलत है उसमें से जल्दी जल्दी आप भाग के निकल जाओ। ये चीज़ बोलना आसान है बट प्रैक्टिस करना आप बार बार करके ही सीखते हो। एक बार करते हो आपको फिर बाद में पता चलता है ये तो मैंने गलती करी, फिर दोबारा अटेम्प्ट करते हो, थर्ड टाइम अटेम्प्ट करते हो, और तब जाके जब आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है कि हाँ इस तरह मुझे आगे बढ़ना है, तब आप जाके उस चीज़ को अचीव कर पाते हो। तो मैं हर दिन के बाद मतलब जब भी ट्रेड्स ओपन होते हैं कुछ सवाल अपने आप से पूछता हूँ कि भाई ये जो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है पेपर पे, ये क्या बहुत है कि कम है? अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको शायद हमें ले लेना चाहिए अपने बुक्स पे, क्योंकि वो पेपर प्रॉफिट तो पेपर प्रॉफिट ही होता है। सिमिलरली बाजार अगर कुछ गलत कर रहा है, अगर अपने अगेंस्ट जा रहा है, तो अपने जो रीडिंग्स हैं, जो अपनी स्टडीज़ है साइंटिफिकली, चार्ट्स पे हो या जैसे भी हो, उनको हर दिन क्वेश्चन करना पड़ता है कि ये जो रीडिंग्स हैं इसमें कुछ बिगड़ा तो नहीं है? क्या मैंने जो कल सोचा था कि भाव किस तरह चलेगा, आज क्या उसी तरह चल रहा है कि कुछ अलग कर रहा है? और अगर वो कुछ अलग कर रहा है तो वो एक साफ-साफ इंडिकेशन है कि मुझे इस ट्रेड से हट जाना चाहिए और फिर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग गलत ट्रेड में बैठे रहते हैं तो अपना दिमाग नहीं चलता, फिर हम लोग उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि नहीं हम सही होंगे, कल हम सही होंगे, कल हम सही होंगे, और फिर उस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं। जब आप किसी गलत ट्रेड को क्लोज कर देते हो, आपका मन शांत हो जाता है, दिमाग साफ हो जाता है, फिर आप नए ट्रेड के बारे में सोच पाते हो। तो हमारा काम ये नहीं है कि पुराने ट्रेड को सही करें, हमारा काम ये है कि हम अगले विनिंग ट्रेड को ढूंढें। और ये ढूंढना कैसे है? मार्केट साइंस के हिसाब से। तो मार्केट साइंस की जानकारी जो हमने सीखी उसको अप्लाई करके नई विनिंग ट्रेड्स ढूंढना, वही सेटअप जो हमें लगता है कि हाँ ये सेटअप काम करता है, उसी सेटअप को बार बार ढूंढना, ये हमारा काम है। और जब हम ये चीज़ बार बार करते हैं तो 4 गलत ट्रेड्स होते हैं, 6-7 सही ट्रेड्स होते हैं। तो यही सब मैंने जब सीखा और समझा,
2001 में मैंने शेर खान को ज्वाइन किया और सबसे पहले उस समय पे 2001-2 में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अपने यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके पहले बदला ट्रेडिंग था। अब बदला में मैंने कई बार हाथ लगाए थे, बट तब तक मेरा जो साइंटिफिक प्रोसेस था वो सेट नहीं हुआ था। अब ये सेट होने के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आए और मैंने कई कहानियाँ सुने थे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग ने यूएस में बुल मार्केट में बहुत पैसे कमाए, तो मैंने सोचा ऑप्शंस ट्रेडिंग तो करनी ही है, और वो भी ऑप्शन खरीद के, बेच के नहीं। तो ऑप्शन खरीद के पैसे कैसे कमाने, तो सबसे पहले सौदा मैंने अगस्त 2001 में लिया। लिक्विडिटी काफ़ी कम थी क्योंकि पिछले शुरू के सिर्फ ये शायद 4-5 ही महीने हुए थे, और अगस्त 2001 में मैंने पहले बार 20 हज़ार कुछ रखे। मैंने बोला चलो यही पैसे इतने में लगाऊंगा, इससे कुछ नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। अब मेरा व्यू बहुत साफ था कि बाजार में एक गिरने का लेग बाकी है, उसके बाद मंदी का दौर जो Y2K बबल से शुरू हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। अगस्त 2001 में बाजार गिरा ज़रूर, बट बहुत ही कम गिरा। महीने के अंत में शायद आधा से कम प्रीमियम मुझे वापस मिल रहा था, मैंने उस सौदे को क्लोज कर दिया। सितंबर 2001 सबको याद रहेगा क्योंकि 9/11 हुआ और फाइनली बाजार में जो लास्ट लेग मुझे लग रहा था वो बना। चाहे कारण जो भी हो, वो लास्ट लेग बना और उस समय पे मेरा सौदा नहीं था। तो मैंने ये समझा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपका अगर व्यू सही है वो प्ले आउट करता है, मगर आपके समय पे नहीं प्ले आउट करता है तो फिर आपका नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ में थोड़ा बहुत मनी मैनेजमेंट ज़रूरी आती है, और इसके बारे में मैंने कुछ समय तक सोचा। मैंने बोला यार सौदा बैठ नहीं रहा है, इतने सालों बाद अभी भी गलतियां हो रही हैं, इतना कुछ सीखने के बाद तो मैं थोड़े दिन रुक जाता हूँ। 9/11 के बाद बाज़ार ने बॉटम किया। मैंने एक व्यू लिया कि शायद बाज़ार का वर्स्ट ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ के बारे में हमने रिपोर्ट्स भी पब्लिश की। 6-8 महीने बाद बाज़ार ने फिर एक टॉप बनाया, वहाँ से थोड़ा बहुत गिरने लगा। मैंने बोला यार फिर से ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करते हैं। मई 2002 में फिर मैंने शुरू किया, फिर से 20-25 हज़ार रुपये लेके कि चलो अब करते हैं, यही सेटअप है, ये इंडिकेटर्स हैं, इन्हीं के हिसाब से अगले 6-8 महीने काम करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से एक विनिंग स्ट्रीक जो मेरा शुरू हुआ, अगले 13 महीनों में वो 20-25 हज़ार रुपये हैं, वो करीब 20 लाख के करीब हो गए थे। तो ये बहुत ही साइजेबल चेंज है अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे। और उस ज़माने में भी वो काफ़ी पैसे थे क्योंकि आप उसमें अपना एक घर खरीद सकते हो। मैंने वही किया। एक 1-1.5 साल जब कंप्लीट हो गया, उस समय पे मैं मिला भी अपने होने वाले पार्टनर से जो अभी भी मेरे साथ है, और मैंने सोचा चलो शादी अब करनी है, घर खरीदना है, तो पूरे जो पैसे हैं घर खरीदने में, शादी करने में वही खर्च हुए। पापा के कोई पैसे नहीं लगे और ना इतने लग सकते थे। तो हनीमून भी कर लिया, सब कर लिया, काफ़ी खर्च कर लिया, और फिर जो पैसे बचे थे फिर लगा कि अरे अभी फिर से वही शुरुआत करनी है। बट सत्य ये था कि अभी मेरे पास मॉडल था, एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ किस तरह ये काम करना है। और इसमें एक और लेसन है कि फाइनली आप जब पैसे कमा रहे हो उस किसी पर्पस के लिए कमा रहे हो, उस पर्पस में लगाना भी ज़रूरी है। और ट्रेडिंग जो है और इन्वेस्टमेंट, ये दो अलग अलग पहलू हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म रहता है, और ट्रेडिंग के हैं कई अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब एक साल आपका बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है जैसे मैंने बताया, बट कई ऐसे पहले साल थे जिसमें आपके ट्रेड्स कभी कभी गड़बड़ भी होते हैं। और कभी कभी ऑप्शंस ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको चाहिए वॉलेटिलिटी। ऐसे कुछ समय आते हैं जब वॉलेटिलिटी बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 2001 से लेकर 2005 तक ऑप्शंस वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी थी। मैंने जब दोबारा शादी के बाद फिर से ट्रेडिंग शुरू किया तो आई कुड रिपीट द सेम परफॉर्मेंस। बट इस बार मैंने एक फ़र्क किया। मैंने किया कि अब पूरा जो पैसा बनता है ट्रेडिंग से, उससे 80% जो है हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो मैंने फिर बाज़ार में निवेश किया, डायरेक्ट मतलब डिलीवरी लेना और उसको इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए, और बाकी 20% से फिर वो ट्रेडिंग चलती गई। तो एक नया पोर्टफोलियो सेटअप मेरा बना जो कि मैं आज तक उसको इस्तेमाल करता हूँ कि 20% आप ट्रेड करें, 80% इन्वेस्ट करें, तो एक बैलेंस रहता है और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनता जाता है। इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक है कि कभी कभी जब आपका ट्रेडिंग का ड्रॉडाउन होता है, जब आप ट्रेड्स आपके गलत पड़ते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट साइड जो है आपको खड़े रहने में मदद करता है और वो ग्रो रहता है, और उसमें से आप कभी कभी थोड़े पैसे आपको ज़रूरत पड़ते हैं फिर से ट्रेडिंग साइड शुरू करने में, तो वो भी मदद आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बैलेंस है मैंने जो फिट किया। आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा वेरी भी कर सकते हैं कि आपको 85-15 करना है, 75-25 करना है। बट कहने की बात यह है कि एक प्लान बन जाता है जब आप नंबर फिक्स कर देते हो कि इसमें इतना करूँगा, इसमें इतना करूँगा। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर भी एक बार जब बुक साइज़ ऑप्शंस की बढ़ गई तो मैंने बोला यार पूरे पैसे हर ट्रेड में नहीं डालने हैं, हर ट्रेड में आपको पोजीशन साइज़ करना है। तो पोजीशन साइजिंग के दो तरीके हो सकते हैं। पोजीशन साइजिंग का एक तरीका होता है कि आप 4 शेयरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक ही नहीं खरीदें।
तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट, और वो भी अलग अलग समय पे, एक सही जाता है तब आप दूसरा लेंगे, दूसरा सही जाएगा तब आप तीसरा लेंगे। और अगर अगर सिंगल सिक्योरिटी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे सिर्फ निफ्टी में सौदा करना है, तो उसको फिर ब्रेकअप कर दें क्वांटिटी में। अगर आपको 1000 निफ्टी करना है तो 200-200 करके करें, ताकि आप स्प्लिट कर सकें इस हिसाब से कि बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये नहीं कि पूरा एक साथ ले लिया, कल गिर गया, नुकसान हो गया। अगर आप 200 ही लेंगे और आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको 200 पे ही नुकसान होगा। अगर आप 200 लेंगे और वो आपके फेवर में गया और आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स में जैसे बाय सिग्नल आ रहा है, या वो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है, तब आप उस चीज़ को डबल करें, मतलब 200 का 400 करें। फिर एक और कंफर्मेशन आ रहा है, आपको वीकली चार्ट्स पे कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं कि वहाँ पे भी बाय सिग्नल आया, तो आप 400 को 600 करें। तो इस तरह जब हम पोजीशन को बढ़ाते हैं, इसका एडवांटेज ये है कि आपने जो पहले 200 कल खरीदा, आपने शायद 20 रुपए में खरीदा, उसके बाद आप जब नेक्स्ट खरीदते हो, आप 25 में खरीदते हो या 30 में खरीदते हो, तो आपका जो एवरेज है वो आपके करंट मार्केट प्राइस से नीचे रहता है। जब आपका एंट्री का एवरेज करंट मार्केट प्राइस से नीचे रहता है, तो आपके पास जगह है नुकसान के लिए। मतलब नुकसान शायद ना भी हो, क्योंकि अगर भाव 5 रुपए भी गिरेगा तो आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका खरीदने का भाव नीचे है और आपकी क्वांटिटी कम थी नीचे में। तो ये एक एडवांटेजेस पोजीशन में डालता है। कई लोग क्या सोचते हैं, बाय द डिप। बाय द डिप में ये गलती होती है कि आपने अगर 20 में खरीदा, फिर आप जब 15 में खरीदते हो तो आप फिर भी एवरेज आपका नुकसान में ही है। फिर आप 12 में खरीदते हो, फिर भी आपका एवरेज नुकसान में, तो आप नुकसान को ही बढ़ाते जा रहे हो। यहाँ मैं जो कह रहा हूँ कि जब आपका पहला सौदा सही हो तभी आप उसको इंक्रीज करें, तो आपका इंक्रीज करने के बाद भी सौदा फायदा में ही रहता है, और अगर आपका व्यू सही है तो वो स्टॉप आउट नहीं होता है और आप उसको फिर होल्ड कर पाते हो। तो इस तरीके से ज़्यादा पैसे बनते हैं बाजार में, और इस तरीके से नुकसान भी काफ़ी कम होता है। तो ये कुछ सीखने की चीज़ें ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि बहुत ही आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ना जाएं। अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि आप समझिए कि कई लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, या ऑप्शन राइटिंग करते हैं। ये तीनों कामों में शायद कुछ पैसे बन सकते हैं, बट जो बायर है वो, सच में बोलूं, अगर आप बाजार के डायरेक्शन को सही सही निकाल सकते हो तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर कमाता है। परंतु बाजार के डायरेक्शन जानने पे जो सेलर्स हैं या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मैं कहता हूँ दे आर अर्निंग पेनीज ऑन द डॉलर। मतलब पैसे पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। आप एक दिन में ट्रेड करते हो इंट्राडे, आप 10 पैसा 20 पैसा कमाने की कोशिश करते हो। मैं कह रहा हूँ अगर 10-10 20-20 पैसे ही कमाने हैं और फिर वो गिन के जाके 1 रुपये होगा, तो आप 2-3 रुपये का ही ट्रेड लो ना। आप क्यों पूरे दिन अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो? आप क्यों इतनी परेशानी ले रहे हो? उससे स्ट्रेस भी होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। आप अगर पोजिशनल ट्रेड्स लो जो कि 2-3 हफ्ते तक चलती हैं एक ट्रेंड इंडिकेटर के साथ, तब आप देखेंगे कि आप 5-10 रुपए का एक मूव पकड़ने जा रहे हो। आप 2-2 पैसे 10-10 पैसे के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो, और फिर उसमें जो मुनाफा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे वो फ्यूचर्स में हो डायरेक्शनल ट्रेड, या फिर ऑप्शंस में हो। क्योंकि अब ऑप्शन बायर हो, अगर एक मूवमेंट आता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 5% या 10% अगर स्टॉक चल गया, 4-5% भी अगर चलता है, तो ऑप्शन का प्राइस डबल हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ के कि आप इंट्राडे ट्रेड करोगे ऑप्शन में और 20 रुपये में लेके 22 रुपये में बेच दिया, जबकि 20 का आप 40 में बेच सकते हो। तो तरीका आप अगर बदलोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सिमिलरली वीकली ऑप्शंस लोग लेते हैं, बट वीकली ऑप्शंस में क्या होता है कि जैसे समय घटता जाता है, आपका प्रीमियम का वैल्यू बहुत ही तेज़ी से घटता है, क्योंकि एक इसमें साइंटिफिक फैक्टर है गैमा, जो कि वो पूरा प्रीमियम खाता जाता है। जब आप लंबे दौर के ऑप्शंस लेते हो जो कि एटलीस्ट 3 वीक्स एक्सपायरी तक हों, तो 2 दिन में आपका प्रीमियम घटने नहीं वाला। आपको समय मिलता है देखने के लिए कि आपका जो बाजार पे व्यू है वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, उसका 180 डिग्रीज ऑपोजिट में पैसा बनता है, और वो चीज़ लोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ऐसे ऑप्शन सेलर भी कर सकता है। ऑप्शन सेलर अलग तरह से पैसे कमाता है। ही ट्राइज टू अर्न इंटरेस्ट ऑन द मार्जिन, कि प्रीमियम में अर्न कर रहा हूँ, मार्जिन में भर रहा हूँ। अब वो मार्जिन भरने से आप 3% हर महीने का सोचते हो कमाने का, बट अगर जिस दिन आपका व्यू बहुत ही गलत जाता है तो वो पूरा प्रीमियम खा के उल्टा कर देता है उस सौदे को, और कई महीनों के कई बार लोगों के लॉसेस जो हैं गेन्स को वाइप आउट कर देते हैं। अब आखिर में ट्रेडिंग की तो काफ़ी बात हमने कर ली। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलूँ, लोगों को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहिए, इसमें आपके समय के ऊपर और आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पे काफ़ी कुछ बैठता है। क्योंकि अगर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स के साथ हैं कि हाँ, इंडेक्स अगर 15% बढ़ रहा है तो मेरा 15% या 17-18% रिटर्न आए तो मैं बहुत ही खुश हूँ,
तो फिर वो बात आपके लिए शायद सही हो। आप अगर समय नहीं निकाल पा रहे हो तो भी शायद आपके लिए वो बात सही बैठ जाएगी। परंतु अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे कुछ चुनिंदा शेयर चाहिए जो कि 50 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाएं और मेरी वेल्थ क्रिएट हो जाए, ये चीज़ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं हो सकती। मतलब अगेन थोड़ी बहुत नॉलेज आपको गेन करनी है। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नहीं बन के अगर डायरेक्ट इन्वेस्टर बनेंगे और आप कुछ ही शेयर खरीदेंगे, क्योंकि आप देखिए जितने सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे जिनको हम लोग सिर उठा के देखते हैं कि ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे वो वॉरेन बुफे हो या अपने देश में रमेश दमानी हो और राकेश झुनझुनवाला की तो बात ही क्या करें, सब ने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों किए हैं। और जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है इट इज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दे आर ऑल डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, डायरेक्टली शेयर्स खरीदे हैं, उन शेयर्स में मुनाफा खाया है। क्योंकि जब आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हो और उसका भाव बढ़ता है तो आप उसको पूरी तरह होल्ड कर सकते हो, चाहे वो उसका भाव कितना भी बढ़े। म्यूचुअल फंड में एक ही बैकड्रॉप है कि वो जब किसी शेयर का वेटेज उनके फंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उसको बेच के कम कर देते हैं। तो आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर है, जो उन्होंने शायद खरीदा हो, उसके पूरे गेन्स वो कभी ले नहीं पाते हैं। इसलिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के बारे में आपको सीखना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए थोड़ी सा समय निकाल के। मुश्किल नहीं है, सबसे आसान काम तो यही है कि आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दिया। बट अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखोगे तो आप सही में रियल वेल्थ अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। बस इसी के साथ मैं आपके साथ ये सब थॉट्स छोड़ रहा हूँ, जिसको आप अगर अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में लगाएंगे तो शायद आपका काफ़ी फ़ायदा होगा।